चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटेरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है ना कंप्लीट करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 11 है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ये क्या है? गलत है। अधिक नहीं होता है, कम होता है। तो कह रहा है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ये गलत है। इसमें सही क्या है? तो जब जल का बाष्प दाब जो है ना, जब जल का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। याद रखिएगा, जब जल का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तो तब क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि जल का सर्वात्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल का जो है ना सर्वात्रिक विलायक के रूप में जानते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति कारण क्या होती है? कारण होती है। तो जल का अस्थायी कठोरता जो होता है ना MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। ट्रांसफार्मर का अगर कोड बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सबसे चलता फिरता क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? बताइए। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवहन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। तो वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा जो है ना, कि वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। इसमें कुछ छांटना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानता उल्टा होता है। क्या है? उल्टा होता है नहीं, क्या है? तो ये ना गलत है। क्या है? तो गलत है। क्या है? सही नहीं, मतलब सही नहीं है ना, मतलब ये क्या है? तो याद रखिएगा ना कि समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानता क्या होता है? उल्टा होता है। क्या है? गलत है। उल्टा नहीं, सीधा होता है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है एक ही प्रजाति के एक ही समय में एक ही परिस्थितिकी तंत्र में एक ही से अधिक कोशिका स्तर पर रह सकती है। क्या? ये भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, तो याद रखिए दोनों क्या है? तो गलत है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? बताइए किस अवस्था में होगा जल की गतिशीलता? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ की अवस्था में। क्या होगा? बर्फ की अवस्था में। तो कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो बर्फ की अवस्था में क्या होगा? तो जल की गतिशीलता क्या होगी? तो न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? बताइए। कह रहा है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो कौन सा होता है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IgA। क्या है? IgA है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है ना सही है? पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है ना क्रम के अनुसार दिया हुआ है? इसमें क्रम में करना है, सही करना है कि कौन सा क्रम में सही दिया हुआ है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख गाहिका, ग्रासिका, उसके बाद क्या? आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत्र, उसके बाद बृहदांत्र होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जो है ना मुख गुहिका होगा, उसके बाद ग्रासिका, उसके बाद आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत्र, उसके बाद क्या होगा? बृहदांत्र होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कोशिका का बाह्यतम आवरण। कह रहा है कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। बताइए कौन है? प्लाज्मा तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। तो कह रहा है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। वो कौन सा है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य जो है ना मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इकानोडर्मेटा है। क्या है? इकानोडर्मेटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? कह रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रतिरूप क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान
होती है परंतु उसके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वो कौन सा है? तीन होते हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समजात। क्या है? तो समजात। तो याद रखिएगा कि किस प्रकार के अंगों को बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं, वो कौन सा है? तो समजात है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। बोल रहा है किस संघ के सभी जंतु जो है ना खारे जल में पाए जाते हैं, वो कौन सा संघ के जंतु है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघपोरीफेरा है। क्या है? संघपोरीफेरा। तो संघपोरीफेरा का जो जंतु है ना वो खारे जल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। संघपोरीफेरा के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन रही 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है हरित लवक। कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक जो है ना ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन जो है ना पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन सूत्रकनिका और राइबोसोम अंतर प्रदीप जलिका ये क्या है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में कौन सा पादप कोशिका में जो है ना पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो है ना हरित लवक क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन सूत्रकनिका राइबोसोम अंतःप्रदीप जलिका जो है ये दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। इसमें कौन प्रोटोजोआ नहीं है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसोलिन जो है ना ये प्रोटोजोआ नहीं है। लेकिन अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। यूग्लिना क्या है? प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। तो ल्यूकोसोलिन जो है ना प्रोटोजोआ नहीं है लेकिन अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम क्या है? तो प्रोटोजोआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं करता है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसका काम जो है यकृत का कार्य नहीं है, मतलब बताइए कौन सा कार्य यकृत का कार्य नहीं है। तो क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आजीर आहार से खाद और जल के अधिक का अवशोषण। ये क्या है? यकृत का कार्य नहीं है। लेकिन यकृत का कार्य क्या क्या है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना, क्या है? यकृत का काम है। और नेक्स्ट है यूरिया का उत्पादन, क्या है? यकृत का काम है। और दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय क्या है? तो यकृत का काम है। ठीक है। तो यकृत का काम क्या क्या है? तो ग्लूकोजन का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना यकृत का काम है। यूरिया का उत्पादन करना यकृत का कार्य है। और दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय करना यकृत का काम है। और अजीर्ण आहार से खाद और जल के अधिक का अवशोषण करना यकृत का काम जो है ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कर अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था, बताइए। अमोघ जो वर्ष है ना वो किस वंश से संबंधित था। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश से था। किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 पे ये कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी, बताइए। कह रहा है ना कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी। तो 17 का सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? मौर्य वंश है। क्या है? तो मौर्य वंश है। तो कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी। तो मौर्य वंश के काल में पाया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में अलंकृत करते थे, बताइए। कह रहा है कि महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे वो किसकी सभा को अलंकृत करते, तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह सिद्धराज को जो है ना सभा को अलंकृत करते थे। तो कह रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो जय सिंह सिद्धराज को अलंकृत करते थे। चलिए क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि निम्न में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। करानीन में से किसे जो है ना, करानीन में से किसे जो है इस ऑप्शन में छाटना है, जो है किसे जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था, किसको दिया गया था। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती को जो है ना शेख उल हिंद की जो है ना पदवी प्रदान किया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती को जो है शेख उल हिंद की पदवी क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ना कि सूची 1 में राजवंश दिया, सूची 2 में राज्य क्षेत्र दिया। किस राजवंश का क्षेत्र राज्य क्षेत्र कौन सा था, इसको मिलाना है। देखिए मिलाते हैं। गुर्जर प्रतिहार का बोलेगा तो कौन सा होगा? गुर्जर प्रतिहार का राज्य क्षेत्र क्या था? इसका जो राज्य क्षेत्र था ना क्या था? गुजरात और राजस्थान था। क्या था? गुजरात और राजस्थान था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग से गुर्जर, ग से गुजरात और राजस्थान था। और राष्ट्रकूट का बोलेगा तो कौन सा राज्य क्षेत्र था? तो पश्चिमी दक्कन था। क्या था? पश्चिमी दक्कन। और पाल का बोलेगा तो राज्य क्षेत्र क्या था? पाल का बोलेगा तो बंगाल था। क्या था? बंगाल था। और चोल का बोलेगा तो क्या था? चोल का बोलेगा तो तमिलनाडु था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए कह रहा है ना कि राजवंश था, राज्य क्षेत्र था। तो गुर्जर प्रतिहार का बोलेगा गुजरात और राजस्थान होगा। राष्ट्रकूट का बोलेगा तो पश्चिमी दक्कन होगा। और पाल का बोलेगा तो बंगाल होगा। और चोल का बोलेगा तो तमिलनाडु। च से चोल और यहाँ पे तमिलनाडु, तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार संस्थापक फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए संस्थापक का बात करेगा ना, तो गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का बोलेगा तो दंतेदुर्ग संस्थापक था। पाल का बोलेगा तो संस्थापक कौन था? पाल का बोलेगा तो पाल का संस्थापक बोलेगा तो गोपाल था। पाल का गोपाल। और चोल का बोलेगा तो कौन था? विद्यालय। चोल का कौन था? विद्यालय संस्थापक था। तो गुर्जर प्रतिहार का बोलेगा तो नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट का बोलेगा तो कौन संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट का संस्थापक बोलेगा तो दंतेदुर्ग था। और पाल का बोलेगा तो गोपाल। और चोल का बोलेगा तो विद्यालय था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 21 पे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? बताइए, कह रहा है निम्न सूफियों में किसने जो है औलिया का स्वरूप माना था, तो क्या होगा? 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। तो कह रहा है कि निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना? तो शाह मोहम्मद गौस था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फुतूह अल सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? अब्दुल मालिक इस्लामी। कौन है? अब्दुल मालिक इस्लामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख किया गया है? बताइए, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख किया गया है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का किया गया है। तो उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक का विजयों का उल्लेख किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 24 पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है? बताइए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का बात करें तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या SNDT महिला विश्वविद्यालय होगा? तो कह रहा है ना कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिएगा ना कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बोलेगा तो कौन था? SNDT महिला विश्वविद्यालय था। चलिए क्वेश्चन है 25 पे। बोल रहा है कि 1930 में जो है ना डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन करना अपना गुस्सा व्यक्त किया था। बताइए कौन थे वो? 1930 में डैश की गिरफ्तारी, किसका गिरफ्तारी के कारण जो है ना लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन करना अपना गुस्सा व्यक्त किया था? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? हाँ, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान। चलिए क्वेश्चन है 26 पे। करा 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? बताइए क्या होगा? है ना कि 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसानों का। क्या है? किसानों की। तो 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो किसानों का। चलिए क्वेश्चन है 27 पे करा 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। कौन कारण जो है 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा कारण नहीं है? हाँ, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो भारतीय और अंग्रेजी के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून जो है ना 1857 के मतलब विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था, लेकिन शिक्षा की नई प्रणाली था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण था। ये तीनों था, लेकिन डी जो है ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा सिफारिश जो है ना साइमन कमीशन का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना है जो है ना, ये साइमन कमीशन का जो है ना सिफारिश नहीं था। लेकिन साइमन सिफारिश का कारण क्या क्या था? तो जो है ना इस सिफारिश क्या क्या था? तो द्वैध शासन का उन्मूलन करना, ये साइमन कमीशन का सिफारिश था। अब प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार करना, ये साइमन कमीशन का सिफारिश था। और ब्रिटिश भारत और रियासतों का संघ की स्थापना करना क्या था? ये साइमन कमीशन का सिफारिश था। तो कौन कौन था? तो ABC, दैव शासन का उन्मूलन, और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, और ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, ये सब किसका था? साइमन कमीशन का सिफारिश था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? बताइए कौन था वो? कौन सा तथ्य था? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो कह रहा है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना, मतलब कौन सा व्यक्ति थे जो पहचाने कि निम्न वर्ग मतलब मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है निभा सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 30 पे कह रहा है, गांधी जी के अनुसार जो है ना क्या था? बताइए गांधी जी के अनुसार क्या था? बताइए क्या होगा? सांध और क्या है? साधन परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार जो है ना साध और साधन परस्पर क्या है? संबंधित है। चलिए क्वेश्चन आइए 31 पे। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि लक्षद्वीप, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है लक्षद्वीप के बारे में सही है? बताइए कौन कौन कथन पढ़िए और बताइए कौन कौन कथन सही है।
तो क्या होगा? दीपों का यह छोटा सा मूंगा दीप से बना हुआ। तो 31 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 क्या है तो सही, 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दीपों का यह समूह छोटे मूंगों से दीपों से बना है, बिल्कुल क्या है, ये सही है, बिल्कुल क्या है तो सही है। दीपों का यह समूह छोटे मूंगों से दीपों से बना है, बिल्कुल सही है। और पहले इन्हें लोकाडीव, मिनिकॉय और अमिदीव के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है तो सही है। ये दोनों कथन क्या है, सही है, लेकिन तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकल द्वीप समूह है, ये भी क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या, 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहे 32 पे करा कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, बताइए किस झील से, तो क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील से। क्या होगा, पुलिकट झील से। तो कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो पुलिकट झील से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि बीतू, लेबू एवं बानुआ लेबू द्वीप है, बताइए क्या है? बीती, लेबू एवं बानुआ लेबू द्वीप क्या है, मतलब किसका है, बताइए किस देश का है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी का है। फिजी की राजधानी कहाँ है तो सूबा है। कहाँ है, सूबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, बताइए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा जो है कुल कितने देशों से मिलती है, तो क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 देशों से मिलती है। कितने देशों से, 5 देशों से मिलती है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, तो 5 देशों से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना प्रमुख कार्य क्या है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कार्य है। तो क्या है, तो देखिए पहला है ना कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है। और कुछ या सभी चीज़ों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच का विचार विमर्श करना क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है। और तीसरा कह रहा है उपयुक्त विषयों में विशेषकर इन संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है, तो कार्य है। ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल उसी का कार्य है। किसका है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का काम है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, बताइए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है ना वो किसको है, किसको है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। किसको है, संसद को है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? आर के लक्ष्मण। हाँ, तो किसका होगा, आर के लक्ष्मण का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण का है। तो कह रहा है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए कथन किसका है, तो आर के लक्ष्मण का है। चलिए क्वेश्चन है 38 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का मान्यता देता है, बताइए किसको देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान जो है ना मान्यता देता है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है ना नहीं चुना जाता है, बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद के अध्यक्ष जो है जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान चुना जाता है, और पंचायत समिति के सदस्य चुना जाता है, और जिला परिषद के सदस्य जो है चुना जाता है जनता के द्वारा। लेकिन जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आइए 40 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना को सहायता प्रदान करती है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है? 275। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275 है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना का सहायता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 275 के तहत करता है। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल जो है ना वो कहाँ अवस्थित है, बताइए नामीब मरुस्थल जो है वो कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ, अफ्रीका में है। कहाँ होगा, अफ्रीका में है। हाँ, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नामीब मरुस्थल कहाँ है स्थित है, तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, बताइए। एक क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार होता है। कितनी बार होता है, एक बार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त जो है ना सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण
खपत और उत्पादन से संबंधित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SDG 12 है। क्या है? SDG 12 है। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्तन मतलब स्लैश जो है ना एवं दहन मतलब वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होगा। मध्य प्रदेश। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। तो कह रहा है कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा फसल जो है ना पीला सोना के लिए प्रसिद्ध है, बताइए पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? तो सरसों। इसका राइट आंसर 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरसों होगा। क्या होगा? सरसों होगा। तो कौन सा फसल जो है ना पीला सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या है? सरसों है। कौन सा पीला सोना के लिए प्रसिद्ध है? तो सरसों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति जो है ना किसको बढ़ावा देती है, बताइए किसको बढ़ावा देता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धाओं को। तो कह रहा है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है कि पद्धति किसको बढ़ावा देती है, तो मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कहा जाता है, कह रहा है कि कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। कह रहा है ना इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय पत्र। क्या है? विनिमय पत्र। तो कह रहा है कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। ठीक है, अच्छा बैंकर वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा। तो कह रहा है किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, तो आर्गन है। क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है कि आर्गन जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। तो आर्गन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, ये जो नोट्स में दिया रहता है इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यजुर्वेद के बारे में दिया हुआ है। यजुर्वेद के बारे में तो कह रहा है ना कि मतलब ऋचाओं को पढ़ने मतलब यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। और यजुर्वेद के जो है ना एगो के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एगो के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है, तो क्या होगा? यजुर्वेद में मिलता है। और बताया अब पूछेगा कि बलिदान विधि का जो उल्लेख है ना वो किस वेद में, तो क्या होगा? यजुर्वेद में उल्लेख है। बलिदान विधि का जो उल्लेख है यजुर्वेद में है। और गद एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद है, याद रखिएगा। आगे देखिए सामवेद के बारे में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। और याद रखिएगा पूछेगा कि किस वेद को जो है ना भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्या होगा? सामवेद को कहते हैं। किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं, तो सामवेद को कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है अर्थवेद। अर्थवेद के बारे में बोल रहा है कि इस वेद में सर्वप्रथम औषधि शब्द का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, तो क्या होगा? अर्थवेद में। क्या होगा? अर्थवेद में। किस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। और अर्थवेद में ही जो है ना सभा एवं समिति प्रजापति की पूर्तियों का कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो अर्थवेद में। क्या है? अर्थवेद में। आगे देखिए नोट में दिया हुआ कि सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग वेद है, और सबसे बाद का वेद बोलेगा तो अर्थवेद है। तब सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो कौन सा होगा? ऋग वेद। और सबसे बाद का वेद बोलेगा तो अर्थवेद है। और यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद में जो है ना किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो यजुर्वेद और सामवेद में। और याद रखिएगा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। और वेदांग की संख्या बोलेगा तो 6 है। और पुराणों की संख्या बोलेगा कितना है? 18 है। और उपनिषद की संख्या बोलेगा कितना है? 108 है। तो वेद बोलेगा तो 4, वेदांग बोलेगा तो 6, पुराण बोलेगा तो 18, उपनिषद बोलेगा तो कितना? 108 है। ठीक है, तो ये सेट नंबर था 11। अगले क्लास में सेट नंबर 12 देखेंगे। तो अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 12 आप कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके पीछे जो सेट हुआ है ना उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सारा सेट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। और पीछे क्लास जो है ना जो भी क्लास 10 क्लास हुआ है सभी लोग पीछे का क्लास ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है,
और आपका इसका प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। और बाकी इसका 10 सेट जो है ना टेलीग्राम चैनल पे सारा सेट भेजा जा चुका है। और इस सेट नंबर 11 का भी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सेट नंबर 11 और इसके पहले का 1 से लेकर 10 तक सेट का PDF आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, ग्रुप में, हर ग्रुप में शेयर कीजिए और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, हर वो क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि समय लगता है लेकिन हर क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करते हैं। और जिनको भी पेड बैच में जुड़ना है वो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। 26 तारीख से जो है ना बैच स्टार्ट होने वाला है। ये सभी बुक देखिए स्टार्ट होगा और भी सभी जो है ना होमवर्क सीरीज के माध्यम से टारगेट वाइज सभी बुक का सभी का प्रॉपर्ली PDF आपको दिया जाएगा और सभी बुक को अच्छे तरीके से मतलब जो है ना कंप्लीट करवाया जाएगा। और एक टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, उसमें शाम में 3 बजे डेली बिहार दौरा का फुल्ली सिलेबस बेस्ड टेस्ट हो रहा है। 4-5 टेस्ट हुआ है, आज तो संडे है तो आज रिवीजन हो सकता है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होगा, सैटरडे को रिवीजन होगा 200 क्वेश्चन का। और शाम में 7 बजे जो है ना मतलब 28 तारीख का जो एग्जाम बिहार पुलिस का खत्म हो जाएगा तो शाम में 7 बजे 7500 का डेली टेस्ट होगा। जैसे अभी आप क्लास कीजिए और शाम में जाकर टेस्ट दीजिए। तो सब इसका जो है ना पोर्ट के माध्यम से इसका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है शाम में 7 बजे। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो होमवर्क सीरीज का जो फी है 149 रुपये है। तो सभी लोग जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और घटनाचक्र का बुक और ये सभी बुक जो आपको दिख रहा है सभी बुक आपको होमवर्क के माध्यम से सभी को कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी इसी में जो है ना इसी ग्रुप में आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट PDF के द्वारा डिटेल PDF के साथ आपको सुबह मॉर्निंग में दे दिया जाएगा। आपको OMR शीट पे PDF बनाना है और उसका जो है ना मतलब बिहार दौरा का जो सेट दिया जाएगा और बाकी उसी का जो है ना आपको यूट्यूब पे रिवीजन करवाया जाएगा, मतलब उसका क्लास करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और शाम में कल से जो है ना 9 बजे मतलब इसका डिस्कशन देख लीजिए। बिहार दौरा के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे करेंट अफेयर्स, घटनाचक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का जो है ना यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन स्टार्ट होगा। जिनको जुड़ना होगा जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। जो गौरव सर करंट पढ़ाते हैं आपको हम गारंटी देते हैं आपको याद करवा देंगे। अब एक बार जुड़ के देखिएगा। कल आप सभी लोग आइएगा, कल शाम में 7-9 बजे स्टार्ट होगा। और देखिए यही टेस्ट जो है ना देखिए कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 5 हुआ था। आज जो है कल जो है टेस्ट नंबर 6 होगा मंडे को। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी क्वेरी है आपको सारा कुछ डिटेल टेलीग्राम पे डाला हुआ है। अगर वहाँ पे ID भी दिया हुआ, ID पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मैसेज कीजिएगा, आपको सारा रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।